एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिजिक्स। मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है और मैं इस चैनल पे वर्क करता हूँ। ये मेरा ही चैनल है मोमेंटम फिजिक्स। अगर कोई मुझको कांटेक्ट करना चाहता है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पर भी किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस यूज़र नेम पे मुझको फाइंड करके मैसेज कर सकते हैं और मुझको मेल भी कर सकते हैं DMHDMUBASHIR@gmail.com। ठीक है, तो आप इस पे भी मुझको मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग वीडियो को। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc जो मास्टर्स के लिए हमारा एग्जाम होता है, जैम 2021 एग्जाम हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया। अब बारी है एडमिशन की। तो सबसे पहले जो है एडमिशन हमारे होते हैं, MSc के लिए होता है, ज्वाइंट MSc PhD के लिए होता है, MSc PhD डुअल डिग्री के लिए होता है और बहुत सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन होता है IITs में, और इसके साथ साथ और भी जगह पर एडमिशन होता है। सारी बातें एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये IITs हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं जैम के थ्रू, यानी कि 20 IIT एडमिशन देंगी आपको MSc के लिए। और जो भी प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर ऊपर बताए हैं, जो भी आप ये देख रहे हो, ये सारे प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर ये IITs में होता है। तो कौन सी IIT में कौन सा प्रोग्राम होता है, क्या है एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसीजर और पूरा सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा IITs में एडमिशन होता है जैम के थ्रू। इसके साथ साथ जैम के थ्रू NITs में भी एडमिशन होता है, NITs एंड CFTIs में भी एडमिशन होता है। ठीक है, तो NITs एंड CFTIs तो ये हो गए और बाकी ये सब हमारी NITs हैं। तो 22 इंस्टीट्यूट यहाँ पर है लगभग। तो यहाँ पर एडमिशन जो है आपका होता है। तो इसका जो एडमिशन होता है IIT का जो होता है, तो ये IIT की ही वेबसाइट से होता है। जो जैम की हमारी वेबसाइट होती है, IIT में जो एडमिशन होता है वो हमारी जैम की ही वेबसाइट से होता है और पूरा काउंसलिंग के प्रोसीजर के लिए आपको करना है। तो उसी के लिए जो है पूरा एप्लीकेशन और फॉर्म वगैरह आया है, वही सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है। NIT और CFTIs के लिए जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो हमारा होता है CCMN के थ्रू। CCMN.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर MSc इन NITs। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये वेबसाइट अलग है, NITs के लिए पूरा यहाँ एडमिशन होता है। हाँ, बस यहाँ जो स्कोर कार्ड चलेगा वो जैम का चलेगा, जैम का स्कोर कार्ड यहाँ पर चलता है और एडमिशन मिलता है। तो IIT जैम एक तरीके से एक स्कोर कार्ड का काम करता है। IITs में एडमिशन के साथ साथ वो स्कोर कार्ड का भी काम करता है, NITs और CFTIs में जो है एडमिशन के लिए। इसके साथ साथ ISC बेंगलोर और आइजर्स वगैरह के जो हमारे रिसर्च सेंटर है कुछ, यहाँ पर भी IIT जैम का स्कोर कार्ड मांग रहे हैं एडमिशन के लिए। इंटीग्रेटेड PhD में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट में जाकर। तो IIT के लिए IIT जैम की वेबसाइट में ही काउंसलिंग करानी रहती है। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर हमारा ये है कि आपको 600 रुपी पे करना है। यहाँ पर ये जो वेबसाइट है सब कुछ जो है ऑनलाइन होगा, सारा सब कुछ जो है ऑनलाइन होगा। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसे रेसिप्ट वगैरह बैंक में नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी ऑप्शंस हो, ठीक है, पेमेंट के, उसी के थ्रू ऑनलाइन जो है पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ये जो एडमिशन प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हुआ है, ये 20 मई से स्टार्ट हुआ है, वो सॉरी 20 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हुआ है और अब 20 अप्रैल तो आ ही गया है। तो अब जो है हमारा 20 मई तक इसकी डेट होगी एडमिशन। तो इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो इस 600 रुपए में आपको क्या करना है, वो जो है कुछ इंफॉर्मेशन आपसे और मांगेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपसे क्या करेंगे, पूरा प्रेफरेंस लिस्ट मांगेंगे और ये आपकी फीस ली जाएगी। ठीक है, और ये 20 मई से पहले पहले ये काम सारा आप लोगों को करना है। ठीक है, अच्छा, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कट ऑफ क्लियर करे होंगे, सिर्फ वो लोग जो कट ऑफ क्लियर करा होगा। कुछ बच्चे, क्योंकि IITs में आपने देखा होगा अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करें तब भी आपकी रैंक लिखी रहती है, तो वो आपका इनवैलिड स्कोर कार्ड है। वैलिड स्कोर कार्ड का मतलब है कि आप एटलीस्ट जो है क्वालिफाई हुए। वो एक्चुअली में आपकी मार्कशीट है, एक तरीके से जैम का वो है। तो एक हमारे स्कोर कार्ड शायद अलग से आता है। ठीक है, रिजल्ट होता है फिर उसके बाद स्कोर कार्ड होता है। स्कोर कार्ड से वो नहीं का आता है जो क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, डन, कोई कंफ्यूजन नहीं।
अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है हमारे जो डॉक्यूमेंट्स लगने एकदम स्टार्टिंग में, उसमें जो हमारा एडमिशन के टाइम जब आप अप्लाई करोगे एप्लीकेशन के टाइम, तो 10th की मार्कशीट लगेगी और 12th की मार्कशीट लगेगी, और बीएससी जो क्वालिफाइंग डिग्री है ऑब्वियसली बीएससी है, तो उसके जो है 6 सेमेस्टर या फिर 3 साल की मार्कशीट लगेगी। अब सवाल आया कुछ बच्चे अपियरिंग होंगे, तो जो बच्चे अपियरिंग है तो वो जो है रिजल्ट अवेटेड जो है कैटेगरी ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो मतलब अगर आप वहां पर ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर वहां लिख दो कि हाँ मैं अभी मैंने अभी जो है क्वालिफाइंग डिग्री अभी पास नहीं की है, अभी मेरा रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ या एग्जाम नहीं दिए हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसके लिए क्या है आप रिजल्ट अपियरिंग कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, तब आपको अपलोड नहीं करना है। तो उसके लिए आप 1 साल और 2 साल की कर सकते हो, जितने साल की है हर साल की करनी है, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर की भी करनी है, आपको सेकंड ईयर की भी करनी है, आपको थर्ड ईयर की भी करनी है। अब जैसे मुझको करना रहता है तो मैं क्या करूं, मेरी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मेरी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि वो तीनों साल की एक साथ मार्कशीट देते हैं। तो अब मुझे अप्लाई करना होगा तो मैं जो है फर्स्ट ईयर रिजल्ट करके भी थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दूंगा, सेकंड ईयर का डेटा भर के सेकंड ईयर की, वही थर्ड ईयर की ही टोटल कंबाइंड मार्कशीट, और फिर थर्ड ईयर का ही अप्लाई करके और थर्ड ईयर की ही मार्कशीट में ऐसे कर दूंगा। तो वहां पर ऑप्शन होता है फिल करने का, मतलब आप उसमें चूज करते जाओगे और बॉक्सेस बना बना के फिल करते जाओ, ऐड करते जाते हो, कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नेशनैलिटी सर्टिफिकेट लगना है। जो बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जो बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सब जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, क्योंकि ये सारे सर्टिफिकेट आपके जो हैं ये नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के अंदर कंसीडर करे जाएंगे, तो इसलिए आपको नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अलग से अप्लाई अलग से नहीं करना है। जो हमारा नेशनैलिटी सर्टिफिकेट जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको जो है देना है, ठीक है। तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें आप दे सकते हो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, आप वोटर आईडी दे सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट का जो पहला पेज है उसका आप फोटो दे सकते हो, या फिर ऐसा कोई स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हो आपकी नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है, या जो भी आपकी नागरिकता हो वो, क्योंकि फॉरेन बच्चे भी अप्लाई करते हैं तो जो भी होगी। तो बेसिकली इस वीडियो को तो यहीं पे ही सब लोग अपने ही लोग देख रहे होंगे, तो इंडियन जो है आप लोगों उसमें मेंशन होगा अगर, तो वो भी चल सकता है। या फिर जो है कोई नेशनैलिटी सर्टिफिकेट कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको इशू करे, या फिर आधार कार्ड भी इसमें कंसीडर करा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज या इंस्टीट्यूट की आपकी आईडी हो, बैंक पासबुक हो, पैन कार्ड हो या मार्कशीट हो, ये सब आपकी नहीं चलेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये मैंने मेंशन कर दिया है भाई, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, पासपोर्ट, स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इश्यू करे, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की, भाई, तो कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एकदम सोच लो। इसको इस बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपके ये जो 55% होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 5.5 होनी चाहिए 10 के उस स्केल में, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। 50% होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। डन। यहां पर एक बात आप जरा इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मेरे फर्स्ट ईयर में मार्क्स नहीं थे, कम थे, 55% नहीं है, मैं सेकंड ईयर में इस सब्जेक्ट में फेल था, मैं थर्ड ईयर में ये था वो था। जो कुछ भी हो, तीनों साल के मार्क्स जोड़ो, आपके तीनों साल के जो मार्क्स हो उनको जोड़ो, कैलकुलेट करो, उस बेसिस पर 55% होना चाहिए, बस बात खत्म। तीनों साल ऑल जितने भी आपका जो है मतलब जो है सब्जेक्ट्स है सबका ग्रैंड टोटल नहीं बोल सकते हम लोग, ग्रैंड टोटल आपको यहां पर सारी चीजें देनी पड़ेगी, ग्रैंड टोटल आपको देना है। तो ये 55% इंडिविजुअली नहीं चेक किया जा सकता है, नहीं चेक किया जाता है, ठीक है। जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी उसमें आपका जो लिखा होगा बस वही चलेगा, जो आपके मार्क्स होंगे बस वही उनको उससे मतलब है, वो 55% होने चाहिए। आपने इंप्रूवमेंट करा, आपने बैक दिया, और किस तरीके से आपने क्या करा, फर्स्ट ईयर में 50 थे, उसके बाद 65 थे, आपने कैसे 55% बनाया उससे मतलब नहीं है, लेकिन 55 होना चाहिए इन कैटेगरीज के लिए और 50 होना चाहिए इन कैटेगरीज के लिए। डन।
ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ ये जो आपका कि आपके 55% है, यानी कि आपकी जो मार्कशीट है, जो अपेयरिंग अभी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में लगाया था कि भाई मेरा रिजल्ट अवेटेड है, उनको मतलब दिखाने के लिए एक डेट दी जाती है। एडमिशन मिल जाता है आपको, तो उसको दिखाने के लिए आपको एक डेट दी जाती है 30 सितंबर से पहले पहले, यानी कि 30 सितंबर से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा अपना रिजल्ट। तो ऑलमोस्ट सब जगह कहा जाता है, लेकिन इस बार तो सिचुएशन थोड़ी दूसरी है, तो वो लोग इस पर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम आराम से चिल होकर एकदम एडमिशन मिले, एडमिशन जाकर लो, क्लियर। यहां तक सारी बातें क्लियर है। इसके बाद क्या है, जब आप एडमिशन लेने जाओगे, सपोज करो आपको आईआईटी एक्स मिली काउंसलिंग में, तो उस आईआईटी एक्स में जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको क्या होना चाहिए कि वहां पर एक यहां पर जो हमारा एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बोल दो कि मुझको एडमिशन लेना है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल मतलब इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में, ठीक है। वहां पर दो तरह के उनके पास ऑलरेडी होता है। अगर आप सीएमओ जो ऑफिस होता है मेडिकल ऑफिसर का, जो मतलब हॉस्पिटल हो या कहीं पर भी गवर्नमेंट आपके जिला का जो बैठता अथॉरिटी बैठता है, बेसिकली मेडिकल अथॉरिटी। प्राइवेट में भी अगर आप करवाते हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्राइवेट वगैरह में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर जाके आपको करवाना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, एक्सरे होगा, आपकी एक्सरे की जांच होगी, एचआईवी की जांच होगी, और आपकी ब्लड ग्रुप की जांच होगी, आपकी आइस की टेस्टिंग होगी, और इस तरीके से 2-4 टेस्टिंग वगैरह होती हैं। और यही सब टेस्टिंग है, फॉर्मेलिटी है, काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है। लेकिन जब से ये कोविड का टाइम चालू हुआ है, पेंडेमिक का, तो भाई अब ये फॉर्मेलिटी नहीं रह गई, अब तो ये बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन क्या लेना, ठीक है। ये करवा लो कि ये काम जरूरी होता है, तो एडमिशन से पहले जब भी आपकी जो भी डेट हो उससे पहले पहले ये सारा काम करवा लेना। अब इसके बाद बात आती है सर्टिफिकेट की। तो सर्टिफिकेट इस तरह से हमारा जो है इशू होता है, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता है, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखो जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने आप जाओ, ठीक है। जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे, ठीक है, तो आपको तो एक वो सरकारी टाइप का, अजीब टाइप का एकदम नहीं होता है फॉर्म, आपने वही सर्टिफिकेट देखा होगा, एकदम सरकारी टाइप का पूरा फॉर्म होता है, मुहर ओहर भारत सरकार और ना जाने क्या क्या उसमें लिखा रहता है। वो ये इशू कैसे होता है उसको लेकर जाओगे, वो बना होना मस्ट है, ये बात समझ लो। बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता है, वो डायरेक्ट ये जाके बनवाएंगे तो ये डायरेक्ट नहीं बनता है, वो मस्ट होता है। आप उसकी फोटोकॉपी लेके जाइए, सबमिट करिए, जो अथॉरिटीज हो उनको सबमिट करिए। उसके बाद क्या होगा, वो सारी डिटेल यहां पर फिल करी जाएगी, वो मोहर वगैरह साइन इन करके सारा दे दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का क्योंकि बर्थ जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है 3 साल तक वैलिड रहता है, तो अब बहुत पुराना नहीं चलेगा। 30 मार्च 2020 यानी कि पिछले साल के बाद से बनाओ, इसी साल बनाओ, मतलब 30 मार्च के बाद बनाओ, लास्ट 2020 पिछले साल वाला 30 मार्च है उसके बाद बनाओ, ठीक है। तो वैलिड रहेगा, अदरवाइज नहीं वैलिड रहेगा। डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। और जब आप अपलोड करोगे तो वो वाला पेज जो ओबीसी का आपका पेज है, ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट, वो और इसका दोनों को फाइल को एक पीडीएफ में आप मर्ज कर लोगे, ठीक है। और उसमें जाके कर सकते हो जो भी फाइलिंग वगैरह पीडीएफ का आपको काम हो, तो वो ilovepdf.com एक वेबसाइट है, तो वहीं पर आप जाके कर सकते हो। ये ilovepdf.com वेबसाइट मुझको आईआईटी जैम की काउंसलिंग के टाइम ही आईआईटी वालों ने ही फॉर्म के अंदर ही एक लिंक दे रखा था कि पीडीएफ वगैरह का जो कुछ भी काम हो, मर्ज करना हो, कंप्रेस करना हो, यहाँ से कर लो, ठीक है। तो मैंने तब मुझे ये वेबसाइट के बारे में पता चलो, काफी अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से पीडीएफ का सारा काम कर सकते हो। डन। अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये हमारा जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आप देख सकते हो इसकी डिटेल कि कैसे क्या ये होना है, वो सब ये आप जमीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो कुछ भी होता है वो आप समझ लो, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये सब जो है सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या फिर एडीएम हो, कलेक्टर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो, फर्स्ट क्लास, ये सब हमारा चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो, प्रेसिडेंसी रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार से नीचे नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जो है रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार होना चाहिए, या सब डिविजनल ऑफिसर होना चाहिए आपके एरिया का, जहां पर आप रहते हो, जिस जगह पर कैंडिडेट रहता है उसकी फैमिली वहां पर रहती है वहां का, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है।
अच्छा, इनके अलावा किसी से भी आप इश्यू कराओगे वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। डन, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हमारी सारी बातें हो गई। एलिजिबिलिटी आपको 55% का मैंने समझा दिया है कि भाई आपकी 55% होनी चाहिए। सर्टिफिकेट वगैरह का मैंने बता दिया है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट वगैरह का बता दिया है मैंने, ठीक है डन। अब जो है मैं बात करने वाला हूं एलिजिबल वही कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि बीएससी में आपने क्या पढ़ा होना चाहिए या बीटेक वालों के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो बीटेक वाले अक्सर सवाल पूछा करते हैं, परेशान रहते हैं। आईआईटी गांधीनगर में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कुछ भी करे हो आपको एमएससी फिजिक्स में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे, भिल्लई, बीएचयू दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, आईएसएम धनबाद, जोधपुर, कानपुर, मद्रास, मंडी, पटना, तिरुपति, रुड़की और ये आईआईटी रोपड़ आरपीआर, ओके। यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री। आपने किसी भी सब्जेक्ट में आपने बीटेक कराओ तो आप इन इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीएससी जिन्होंने करा उन्होंने 2 साल फिजिक्स पढ़ी हो, तो बीएससी जो बच्चे अपियर हुए उन्होंने 2 साल फिजिक्स पढ़ी हो, उनके लिए तो ये कंडीशन है। अच्छा, आईटी पलक्कड़ में इंजीनियरिंग डिग्रीज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बीएससी के लिए आपकी 12 क्रेडिट या मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में 6 क्रेडिट होना चाहिए। तो ये मतलब कुल मिला के ये बीएससी वाला ही आपका चल जाएगा, जहां क्रेडिट सिस्टम नहीं हो तो वहां पर 2 साल पढ़ा हो, ऐसे समझो, ठीक है डन। भाई हर जगह थोड़ी नहीं क्रेडिट सिस्टम होता है, तो कहीं पर तो वैसा होगा, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये चल जाएगा। अब जैसे ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन फिजिक्स यहाँ पर भुवनेश्वर खड़गपुर में, यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बीएससी के लिए फिर वही 2 साल जो है होनी चाहिए और 1 साल कम से कम मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी 1 साल मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए आप लोगों ने। आईआईटी कानपुर के लिए इंजीनियरिंग के लिए कोई वो नहीं ना कंडीशन, यहाँ पर ये कर सकते हैं। और इसी तरीके से एमएससी अप्लाइड जियोफिजिक्स आईआईटी बॉम्बे में, इसके लिए भी कोई फिजिक्स और मैथमेटिक्स 2 साल पढ़ी होनी चाहिए। इसके लिए कंडीशन है फिजिक्स और मैथ्स 2 साल पढ़ी होनी चाहिए। जैसे कोई ऑनर्स करे होगा, अच्छा नहीं, मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स, ओके ओके। अगर कोई जैसे मैथमेटिक्स सपोज करो कोई बीएससी ऑनर्स करे हुए है, तो अगर मालूम नहीं है मुझे एग्जैक्टली कि कितने साल, मतलब बहरहाल 2 साल तो आपका जो है होना ही चाहिए, ठीक है। चलो अब ये हमारा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या होना चाहिए, बीएससी डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स 1 साल तो आपने कंपलसरी पढ़ी ही हो, ठीक है डन। एमएससी एस्ट्रोनॉमी अगर करना चाहते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई। आईआईटी इंदौर से अगर एमएससी एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं, फिजिक्स की डिग्री हो, मैथमेटिक्स की हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, यानी कि सीएस कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और उसके बाद हमारा मैकेनिकल एमई, ये 3 ब्रांचेस बीटेक वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी बात आती है आईआईटी भुवनेश्वर के लिए मैथमेटिक्स और ये सब होना चाहिए। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी जियोफिजिक्स होना चाहिए, कम से कम जियोलॉजी या फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, 3 साल तक होना चाहिए। और उसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट, एनी 2 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, यानी कि इन दोनों में से 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट होने ही चाहिए 2 साल तक। डन। तो हमको लगता है ये नॉर्मल बीएससी में होता है। बीएससी ऑनर्स में एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है कि कितने, जो है मेरी नॉर्मल बीएससी थी तो मुझे उसका आइडिया है, और बीएससी ऑनर्स का मुझे आइडिया नहीं है कि जैसे सपोज करो बीएससी ऑनर्स कोई फिजिक्स करे, मैथ्स और केमिस्ट्री कितने साल तक पढ़ाई जाएगी, उसको मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हैं, आप पढ़ सकते हो, देख लेना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। यहां तक आप लोगों को आई होप की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब कुछ बातें मुझको और करनी है, और वो मैं जो है सारी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी बात आती है एडमिशन प्रोसीजर की, हम लोग की बात आती है कि एडमिशन जो है, एप्लीकेशन हो गया, जो डिटेल्स हैं अप्लाई करने की वो बता दी। एडमिशन कैसे होगा, अभी जैसे कुछ डिटेल्स रह गई हैं, लाइक प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए, उसको मैं अभी एंड में बता दूंगा। एडमिशन प्रोसीजर में देखिए अब क्या है, एडमिशन प्रोसीजर में मैं सारी बातें बताता जा रहा हूं आप लोग को। 15 जून को पहली एडमिशन की लिस्ट आएगी। 15 जून को क्या होगा, एडमिशन की पहली लिस्ट आएगी। तो आपको क्या होगा, कुछ ऑप्शंस दिखा जाएगा, ठीक है। आपको जो है जब फॉर्म फिल करोगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आपको देना है जो एक्टिव हो, चल रहा हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ओटीपी आता है सीट लॉक करने टाइम और दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए एप्लीकेशन के टाइम, सीट लॉक करने के टाइम दिक्कत आएगी, तो ओटीपी आएगा, फिर कंफर्म नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर फिल नहीं हो पाता है फॉर्म, फिर हो नहीं पाएगी लॉक, ठीक है। तो एक्टिव होना चाहिए, डन। अब आपको ऑप्शन कितने तरह के दिखाएगा, वो 3 तरह के ऑप्शन दिखाएगा, मैं वो आपको बता दूं। आपने कर दिया एक्सेप्ट एंड फ्रीज, फिर उसके बाद है एक्सेप्ट
एंड अपग्रेड, ठीक है। और उसके बाद है रिजेक्ट एंड क्विट, डन। अब इनके मतलब समझ लीजिए भाई। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब क्या है, आपको पहले राउंड में कोई भी आपको आईआईटी मिली तो आपने उसको एक्सेप्ट किया और फ्रीज कर दिया, भाई मुझे बस यही चाहिए, मुझे मतलब नहीं ना आगे। तो आप क्या करोगे, तो आप जो है सीट बुक करोगे अपनी, 10,000 रुपए आप पे करोगे और आपकी वो सीट बुक कर दी जाएगी। और ये 10,000 रुपए, 10,000 रुपए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और 5,000 SC ST PW के लिए, डन, ठीक है। और ये फीस आपकी एडमिशन का जो आपकी जो है जो पढ़ाई स्टडी की फीस होगी आपकी पूरी, उसमें एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। जो भी फीस होगी आपकी इंस्टीट्यूट की उसमें ये पूरे पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, डन। इसके बाद आता है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। आपने ये कहा भाई जो अभी आपको IITX मिली है ये तो मुझे चाहिए, लेकिन मेरी प्रेफरेंस में इससे ऊपर की भी IITs हैं, अगर मुझे वो दे सको तो वो दे दो। तो वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारी ये सीट कम से कम बुक करूंगा, तुम्हारी ये सीट तो बुक करनी है। तुम कहोगे हाँ ये तो बुक रहने दो, अगर नहीं अपग्रेड हुआ तो मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। तो वो कहेंगे चलो ठीक है तुम भी जमा करवाओ 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस और 5,000 SC ST PWD, डन। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई है। ये रिजेक्ट एंड क्विट का कोई मतलब नहीं ना, यानी कि आपको कोई आईआईटी मिली, आपको जब एडमिशन ही नहीं लेनी है, आप कहोगे हमसे क्या मतलब है, रहने दो, ठीक है। तो वहां जाके कोई रिजेक्ट एंड क्विट वाला कोई ऑप्शन थोड़ी नहीं करोगे वहां पर। तो वहां पर जाकर रिजेक्ट एंड क्विट में आपको, अगर आप कर रहे हो फिर भी कोई अगर नहीं चाहिए तो वो रिजेक्ट कर रहा है, क्विट कर रहा है, तो उसके बाद मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उसको जब आप जब डालोगे तो इसका मतलब वो एक तरीके से मतलब वो देखते हैं मैनुअल, हो सकता है कि धोखे से आपने दबा दिया तो प्रॉब्लम ना हो जाए। पूरा मोबाइल में ओटीपी आएगा, आप उसको देख के वही नंबर डालोगे। तो इसमें ह्यूमन एरर वाली कोई चीज नहीं ना, ठीक है। इसमें ह्यूमन एरर वाली कोई चीज नहीं कि धोखे से हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस वजह से उन्होंने एक बैरियर लगा रखा है कि फौरन ही रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये दो आपकी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद उनका कहने का मतलब ये कि अगर मान लो सीट बची, अगर सीट बच जाती है, ऑब्वियसली बच जाती हैं सीट्स जो है, बची जाती हैं ऑलमोस्ट, बहुत से लोग नहीं लेते हैं एडमिशन, ठीक है। ये डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना। तो अगर बच जाएंगी तो जो IIT जैम की जो पूरा ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, वो क्या करेगी, एक और लिस्ट वही बनाएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट बनाएगी। अच्छा, अब सेकंड मेरिट लिस्ट बनाएगी तो उसके साथ क्या होगा, फिर वही दो चीजें हो जाएंगी, या तो फर्स्ट राउंड में मिला होगा, ऑलरेडी मिल चुका होगा, या सेकंड राउंड में नहीं मिला होगा, ठीक है। जिसको फर्स्ट राउंड में मिल चुका होगा उससे तो फीस अब दोबारा ली नहीं जाएगी, सीट तो उसकी बुक है ऑलरेडी। तो अब वो क्या करेगा, हो सकता है उसको वही सेम मिल जाए IIT, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है सेम मिल जाए फिर वो, लेकिन उसके प्रेफरेंस में और हो, फिर वो कह दे नहीं अपग्रेड करना है मुझको, ये भी हो सकता है। तो फिर वो सेकंड वाले में कह, सेकंड राउंड मेरिट लिस्ट में वो जो जब ऑप्शन आएगा तो उसमें आप कह सकता है नहीं मुझे जो है अपग्रेड भी करवाना है, तो वो अपग्रेड करवाया जा सकता है, ठीक है, डन। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसके साथ एक और ऑप्शन है कि वो अब कहे रिजेक्ट करना है मुझे, हो सकता है कहीं और एडमिशन मिल गया उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बैड न्यूज ये है कि जैसे जस्ट का एग्जाम आप लोग का नहीं हुआ है, तो इस बार जैम के एग्जाम में थोड़ी सी मारामारी रहेगी, जो बात सत्य है मैंने बता दिया है। इतनी जल्दी अब कोई सीट छोड़ेगा नहीं, तो इस बार जैम में मारामारी होने वाली है। तो क्लोजिंग रैंक वगैरह काफी नीचे जाने वाली है, काफी इफेक्ट देखोगे इस बार ये सब चीजों का। तो देखते हैं क्या होता है। तो हो सकता है सेकंड राउंड में कोई रिजेक्ट कर दे, उसको कहीं और एडमिशन मिल गया है, तो रिजेक्ट करने के लिए क्या है, उसके बाद उसको समय दिया जाएगा 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक, 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक का उसको समय दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ये हमारी 1 जुलाई को आएगी, 1 जुलाई को आएगी, ठीक है। और जो उससे विड्रॉ करने के लिए उसको समय दिया जाएगा 3 दिन का, यानी कि जो 10,000 रुपए वो पहले राउंड में जमा कर चुका था, तो वो अब चाहता है नहीं मुझे अब नहीं चाहिए एडमिशन, मुझे अपने पैसे वापस करो। तो IIT वाले कहेंगे अच्छा ठीक है भैया ये अपने पैसे ले लो, पकड़ लो, ठीक है, डन। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये तो मैंने बता दी जिसको फर्स्ट राउंड में मिला था। अब ऐसा है जिसको सेकंड राउंड में मिला है, तो सेकंड राउंड में किसी को अगर ऑफर मिला है तो सेकंड राउंड के लिए उसके फिर वही फर्स्ट राउंड वाले 3 ऑप्शन, एक्सेप्ट फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड क्विट। तो वो साइड सी बात है, एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद या तो वो फ्रीज कर दे कि भाई मुझे यही चाहिए, तो 10,000 रुपए देगा, या फिर अपग्रेड पे लगा दे क्योंकि थर्ड राउंड तो है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड राउंड पे वो लगा देगा, तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो है
मतलब 10,000 रुपए उसको पे करना रहेगा दोनों चीजों के लिए। डन, यहां तक कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना? अच्छा, अगर आप सीट छोड़ोगे तो 10,000 में आपके 1,000 रुपए काट लिए जाएंगे। डन, और 5,000 में भी 1,000 रुपए काट लिए जाएंगे। और एक और चीज है, मान लो किसी ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भूल गया ऑफर एक्सेप्ट करना, मान लो सपोज करो कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो 12 जुलाई को ऑटोमेटिकली आपका ऑफर कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली 12 जुलाई को आपका ऑफर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी वीडियो जो सुन रहे हैं उनको मेरी आवाज इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देने की कोशिश करें, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं सारी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी, ठीक है? तो 12 जुलाई तक क्या होगा, 12 जुलाई तक आपका जो है सीट अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा है तो आपका वो ऑफर चला जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि उनको सीट भरनी है ना, तो आगे के राउंड के लिए। क्लियर है? अगर तब भी सीट खाली रही सेकंड राउंड के बाद, तो आईआईटी वाले क्या करेंगे, फिर एक और लिस्ट निकालेंगे, थर्ड। उनका कहने का मतलब है कि जो थर्ड हमारी होगी ये हमारी फुल एंड फाइनल होगी, इसके बाद सीटें खाली हो क्या हो, कोई एडमिशन लेने आईआईटी में, जैसे सपोज करो आईआईटी में कोई एडमिशन लेने ही ना पहुंचे, तो उसके 10,000 रुपए तो 12 जुलाई से पहले पहले जो 10,000 रुपए वाला है वो जिनको वापस लेना है वो ले सकते हैं, जिनको जमा करना है उससे पहले पहले जमा कर देंगे, तो उनके पास 10,000 रुपए पहुंच गए एक गारंटी के तौर पर। तो अगर आप नहीं ले रहे हो तो भाई आप अपने पैसों का नुकसान कर रहे हो, तो उनको उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है? तो उसके बाद क्या है, आप जो है IIT एक्स कोई आप सपोज करिए वहां पर एडमिशन मिला है, तो आप वहां पर जाके आपको रिपोर्ट करना रहेगा, और जो कुछ भी क्वेरीज होंगी लाइक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स को कोई कुछ भी है, तो वो सब वो पर्टिकुलर आईआईटी उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी। जैम की वेबसाइट से उसका जैम वालों ऑर्गेनाइजिंग उससे कोई उसका लेना देना नहीं ना, सबका अपना अपना मैटर है, सब अपना अपना समझे कि भाई किसी को 2 साल बीएससी में फिजिक्स चाहिए, किसी को 3 साल चाहिए, मैथ्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए, और परसेंटेज क्या है, सब वो हर आईआईटी का अपना इंडिविजुअल है, वो समझे। वहां पर जब एडमिशन लेने जाओगे तो 3 दिन का 2 दिन का 3 दिन का समय दिया जाएगा, वहां जाओ, रिपोर्ट करो, फीस जमा करो, सारी चीजें डीडी बनवा के सारी चीजें वो रहती हैं, ठीक है? डन। और 3 जुलाई के बाद क्या होगा, एडमिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये 3 राउंड में जो एक्सेप्ट एंड फ्रीज और अपग्रेड वाला जो सारी चीजें हैं वो समझ में आपके आई हैं। अच्छा, सेकंड राउंड के बाद वो जो क्विट वाला ऑप्शन है, थर्ड राउंड के बाद कोई क्विट वाला ऑप्शन नहीं ना। किसी को मान लो ना फर्स्ट में मिली ना सेकंड में मिली, थर्ड वाले राउंड में मिली, तो उसके बाद सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उससे फिर कहेंगे 10,000 रुपए जमा करो, तो 10,000 वही जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू, तो 5,000 SC ST PWD वो जमा करेगा, उसकी सीट लॉक हो जाएगी। जब सीट लॉक हो जाएगी तो जिस आईआईटी में आपका एडमिशन होगा वो आईआईटी जो है आपको मेल करेगी। सपोज करो आपका आईआईटी वाई में आपका एडमिशन मिल गया है, तो आईआईटी वाई आपको मेल करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीजें, पूरा एडमिशन लेटर वगैरह सब वहीं से आपको आएगा, ठीक है? जैम की वेबसाइट से भी डाउनलोड हो जाता है एडमिशन लेटर, ठीक है? लेकिन वहां पर भी जो है सारा का सारा आप वहां से कर सकते हो। आई होप कि यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। डन। जैम की जो हमारा एडमिशन का प्रोसीजर है ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करने वाले, मैं उससे पहले जैसे मतलब प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले कुछ चीजें और बताना चाहता हूं कि आईआईटीज में क्या क्या होता है, कहां कहां किस आईआईटीज में क्या क्या होता है, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लें जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि भाई भिल्लई में हमारी क्या होता है, आईआईटी भिल्लई में एमएससी होती है, ठीक है? आईआईटी भिल्लई में हमारी एमएससी होती है। डन। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में हमारा क्या होता है, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी होती है। तो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें समझो, ठीक है? तो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी में जो चीजें होती हैं कि आप जाहिर सी बात है आप फिजिक्स के, जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट है वो फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा वो जियोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? फिजिक्स के लिए भी कर सकते हो, जियोलॉजी के लिए भी कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप एमएससी के, आप सपोज करो आप एमएससी पीएचडी में एडमिशन हो गया। अब यहां पर 2 रास्ते हैं, क्या मैं 2 साल बाद यानी कि 4 सेमेस्टर जब हो जाए क्या मैं छोड़ सकता हूं? यस, आप छोड़ सकते हो। एमएससी करने के बाद आपको एमएससी की डिग्री मिल जाएगी, 2 साल बाद आपको एमएससी की डिग्री मिल जाएगी। अब सवाल होता है आप पीएचडी करना चाहते हो। अब यहां पर जो पीएचडी करना चाहते हो, यहां पर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो वो आपसे जो है वो पूछेंगे, ठीक है? मतलब आपसे जो है जब आप 3rd सेमेस्टर में पहुंचोगे, जब आप कब पहुंचोगे,
थर्ड सेमेस्टर में पूछोगे वो तो आपसे पूछेंगे भाई तुम पीएचडी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। जो है जब आप थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो आप पीएचडी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो जैसे आपने कहा कि हाँ चाहते हैं, तो वो फिर जैसे सपोज करो आपने कहा नहीं हम पीएचडी करना नहीं चाहते हैं, तो आपको अलग क्लासरूम कर दिया जाएगा जो एमएससी खाली करना चाहते हैं, और पीएचडी वालों को थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। अब मुझे इससे जानकारी नहीं ना। अब उसके बाद जैसे सपोज करिए आपने कहा कि हाँ मुझे पीएचडी में एडमिशन चाहिए, तो अब आप मांगोगे पीएचडी में एडमिशन, ऐसा नहीं कि आपको 100% एडमिशन मिल ही जाएगा। अब उसका क्राइटेरिया समझ लो, अगर आपके 3 सेमेस्टर में सीजीपीए 8.5 बन गया है तो एडमिशन मिलेगा, या आप जो है नेट गेट वगैरह जो है उनका जो जो भी जो है होता है प्रोसीजर, उसके थ्रू आपका जो है वहां पर पीएचडी में एडमिशन होगा, तब आपका जो है कंफर्म होगा। तो मतलब इसका मतलब नहीं ज्वाइंट एमएससी पीएचडी में उन्होंने एडमिशन ले लिया तो आपको पीएचडी भी वो करवाएंगे, तो वो भगा भी देंगे अगर 8.5 नहीं मिले बने, ठीक है डन। या फिर नेट गेट निकालो तभी ये होगा। बात क्लियर समझ में आ गई है। तो आईटी भिल्लई हो गया, आईटी भुवनेश्वर हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं आईटी बॉम्बे। तो आईटी बॉम्बे में क्या है, हमारी पहले तो एमएससी पीएचडी का हमारा होता था, बहुत से लोग क्विट करते थे तो उन्होंने बंद कर दिया। एमएससी होती है फिजिक्स से, उसके बाद डुअल डिग्री होती है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, ठीक है। तो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री होती है काफी चीजों में, जैसे एनर्जी इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एनर्जी में होती है, और इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये सब होती है, और ऑपरेशन रिसर्च वगैरह में होती है पीएचडी, ठीक है। तो ये सब जो है आपको साथ में दोनों डिग्री मिलेंगी, साथ में दोनों डिग्री आपको मिलेंगी, ठीक है, एमएससी की और पीएचडी की, जब आप जो है पूरा कंप्लीट कर लोगे। अगर आपने नहीं छोड़ के बीच में गए तो जब तक आप पीएचडी कंप्लीट नहीं करोगे आपको कोई डिग्री नहीं दी जाएगी। करना है तो पूरी की पूरी ये 3 चीजों में, ऑपरेशन रिसर्च, एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग में आपको तीनों साल जो है, मतलब एमएससी के 2 साल और पूरी पूरी पीएचडी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा आईआईटी दिल्ली में एमएससी फिजिक्स है, आईआईटी गुवाहाटी में एमएससी फिजिक्स है, आईआईटी हैदराबाद में एमएससी फिजिक्स है। दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी और हैदराबाद, यहां सब क्या है एमएससी फिजिक्स, तो एमएससी फिजिक्स जानते हो। इसके बाद मैं बात करूं इंदौर की, ठीक है। तो इंदौर में हमारे जो है क्या है, एक तो एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, और एक हमारा फिजिक्स है, डन। इसको जो है एक ऑप्शन मिलता है आप लोगों को, इंदौर में ये ऑप्शन मिलता है आप लोगों को। क्या ऑप्शन मिलता है कि आप जो है इसको एमएससी पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हो। कन्वर्ट कराने के लिए उनका जो है क्राइटेरिया होता है, थर्ड सेमेस्टर के एंड में अगर आप नेट गेट क्वालिफाई हो तो आप एमएससी पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है, अपने उसको, कि वहां पर जो है आपका हो जाएगा, डन। और जब आप जो है पूरा फिर शॉर्टलिस्ट वगैरह करेंगे, ठीक है, और फिर सारी चीजें होंगी, तो मतलब एक तरीके से देखो अगर आपने एमएससी कर भी ली एडमिशन तो वो उसके बाद भी दे देंगे अगर नेट गेट क्वालिफाई है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो तब फायदा है कि भाई जैसे भुवनेश्वर में नेट गेट नहीं निकला लेकिन 8.5 सीजीपीए आपने बना दिए तो आपको जो है एडमिशन मिला जा रहा है, तो ये तो तब फायदा है। अदरवाइज नेट गेट निकल गया तो फिर आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो ना, तो वो तो कोई मतलब नहीं ना। वो तो हम जब एक और एग्जाम निकाल के हमारे एडमिशन लेने, वो तो जब एडमिशन का फॉर्म आता है आप अप्लाई करके जिस आईआईटी से पढ़ो उसमें जाके फिर से अप्लाई कर सकते हो, कन्वर्ट कराने कोई मतलब नहीं ना, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद हमारा आता है एमएससी, वही एमएससी फिजिक्स होती है जोधपुर में, जोधपुर में हमारी जो है एमएससी फिजिक्स होती है। इसके साथ साथ एमएससी टेक भी डुअल डिग्री होती है, एमएससी टेक डुअल डिग्री भी वहां पर होती है। फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर एमएससी टेक डुअल इंजीनियरिंग, एमएससी मटेरियल इंजीनियरिंग, एमएससी टेक की डिग्री यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर में तो भाई एमएससी का भी प्रोग्राम है और साथ में आपको जो है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री का भी प्रोग्राम है। आपको चूज करना है, अगर पीएचडी करनी है आईआईटी कानपुर से तभी एमएससी पीएचडी ज्वाइन करो, अदरवाइज एमएससी में एडमिशन ले लो, उसके बाद कहीं और से करना हो पीएचडी या छोड़ना हो एमएससी के बाद कुछ अलग करना हो तो आप जो है खाली एमएससी में एडमिशन लो। एमएससी पीएचडी में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो भाई लिखा हुआ है कि पीएचडी के जब आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे तब आपको हम जो है एमएससी की डिग्री कम से कम मिनिमम जो है आपको 3 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, और या फिर आप जो है पूरी पीएचडी की डिग्री करो। तो पीएचडी में 5 साल लगभग लग जाते हैं, तो 2 साल प्लस 5 साल लगभग 6 से 7 साल 8 साल ये मान सकते हो आपका पूरा एमएससी पीएचडी डिग्री में होगा।
अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो तो डिग्री तभी देंगे जब एटलीस्ट पीएचडी में आपने 3 साल काम कर लिया होगा। समझ रहे हो? डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना। इसके बाद मैं बात करूं खड़गपुर में, तो खड़गपुर में जो है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है, वहां पर जो है जियो फिजिक्स का ऑप्शन है खड़गपुर में। जियो फिजिक्स के साथ साथ वहां पर जो है मेडिकल फिजिक्स का ऑप्शन है और वहां पर फिजिक्स का भी ऑप्शन है। तो खड़गपुर में काफी ऑप्शन है, तो आप लोग देख सकते हैं। जियो फिजिक्स का ऑप्शन है, मेडिकल फिजिक्स का ऑप्शन है और फिजिक्स का ऑप्शन है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कहाँ क्या एडमिशन लेना है, तो वो पर्टिकुलर आपकी वो चॉइस हो सकती है। डन, आई होप की यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। जैसे मद्रास में जो है एमएससी फिजिक्स है, आईआईटी मंडी में एमएससी फिजिक्स है, आईआईटी पलक्कड़ में एमएससी फिजिक्स है, पटना में एमएससी फिजिक्स है, रुड़की में एमएससी फिजिक्स है, रोपड़ में एमएससी फिजिक्स है और तिरुपति में एमएससी फिजिक्स है और आईआईटी बीएचयू में भी एमएससी फिजिक्स है। तो ये सब जगह हमारी एमएससी फिजिक्स है। ये सारी चीजें मैंने डुअल डिग्री का भी एक्सप्लेनेशन दे दिया और सारी जगह का सब कुछ मैंने बता दिया कितनी चीजें क्या है। अब सवाल ये आता है कि भाई सर मुझे फिजिक्स में लेना चाहिए या जियो फिजिक्स में। भाई आपका इंटरेस्ट किस में, आप उस पर जाओ, आप अपना इंटरेस्ट देखो, ठीक है। हो सकता है किसी का इंटरेस्ट ये हो कि भाई जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे जॉब चाहिए है, मुझे ऐसा कोई प्रोफेशनल टाइप का करना है, आपको एमएससी करनी है, आपको एमएससी टेक करना है, आपको पीएचडी करनी है, एमएससी पीएचडी, दिस इज योर पर्सनल कॉल, मतलब ये आपकी अपनी कॉल है। आप खुद ही अपने आप से पूछो कि आपको क्या लेना चाहिए, फिजिक्स लेना चाहिए, जियो फिजिक्स लेना चाहिए, मेडिकल फिजिक्स लेना चाहिए, ऑपरेशन रिसर्च की आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब आपकी पर्सनल कॉल है। अगर हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन है कि जो हम दे सकते हैं वो अगर इस तरह की होगी तो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पूछो क्या है तो वो आपका अपना कॉल है। विच इज बेटर, फिजिक्स इज बेटर, जियो फिजिक्स बेटर, एवरीवन इज बेटर। मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो भी सब्जेक्ट पढ़ो सब्जेक्ट के मास्टर बनो, क्योंकि आप एमएससी करने जा रहे हो। अगर आप चाहते हो कुछ अच्छा करना तो उस सब्जेक्ट के मास्टर बनोगे तो जॉब आपके पीछे भागेगी, और वो सही बस कर लिया एमएससी तो फिर आप जॉब के पीछे भागते रहोगे, जॉब नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोई सा भी करना है तो मन लगा के करना है, तो सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब्जेक्ट ये वो, तो बाकी आप अपना पर्सनल देख लो। किसी को जियो फिजिक्स में इंटरेस्ट है देख लो, किसी को लगता है जियो फिजिक्स में प्लेसमेंट है ले लो, तो ये आपकी पर्सनल कॉल है, ठीक है। अगर मुझे कभी इसको बताना होगा तो इसके लिए मैं अलग वीडियो कभी बनाऊंगा। आज दिस इज नॉट द टाइम, आज हमारे पास ये नहीं कि आज हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। अब हम लोग जो है मैंने सारी बातें बता दी हैं। मैंने परसेंटेज का बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, डॉक्यूमेंट्स का बताया, फिर एक्सेप्टेंस फीस का बताया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बताया, बीटेक वालों के लिए सारी चीजें बताई, आईआईटीज में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब इन द एंड हम लोग बात करने वाले हैं प्रेफरेंस लिस्ट की। देखिए मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने विच इंस्टीट्यूट इज बेटर करके मैंने एक वीडियो बनाई थी, विच इंस्टीट्यूट इज बेटर, ठीक है, हाउ टू चूज इट, मैं उसको कैसे चूज करूं। देखो उस वीडियो को देख लेना, 12 मिनट की है, तो वो बड़े काम की है, उसको देख लेना। मैंने बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, आईआईटी में लेना चाहिए या एनआईटी में लेना चाहिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लेना चाहिए, कहाँ से एमएससी करनी चाहिए, ये सब कंफ्यूजन होती है। तो मैंने उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं, और कौन सी आईआईटी बेटर है, आईआईटी एक्स बेटर है, आईआईटी वाई बेटर है, कहाँ एडमिशन लें, तो ये सबका पर्सनल वो होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर चूज करने का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। आप ये देख सकते हो कि भाई आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपको किस आईआईटी में जाना है। दूसरी चीज आपके होम टाउन के करीब वाली नियरेस्ट आप बच्चे देखते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं होम टाउन के नियरेस्ट वाला देखता हूँ, तो सबका अपना अलग अलग होता है। अभी जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो कानपुर का ही, मेरे शहर का ही रहने वाला है, तो वो नियरेस्ट देख रहा है, तो वो अपने प्रेफरेंस में जो है पहले कानपुर भरेगा, फिर उसके बाद उसको लगा कि दिल्ली जा सकते हैं, आईआईटी दिल्ली अच्छी है तो दिल्ली भरेगा, फिर तीसरे नंबर में बीएचयू भरेगा, तो ये उसका कॉल है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी अपनी कॉल हो सकती है। डन। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई सर अच्छी से अच्छी आईआईटी में जाना है, एक ऑर्डर बता दो क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो बहुत से बच्चे काउंसलिंग के टाइम गड़बड़ी क्या करते हैं, क्लोजिंग रैंक देखते हैं। देखो आपकी रैंक भले ही 500 हो, बात समझो, आपकी रैंक भले ही 500 हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईआईटी बॉम्बे को एक नंबर पे नहीं रखोगे। आप अपनी पसंद को, मतलब आईआईटी बॉम्बे का मतलब आप अपनी पसंद को लिखो। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब होता है आपकी पसंद। बच्चे क्या करते हैं, क्लोजिंग रैंक देख रहे हैं पिछले साल की, अच्छा ये इतने पे मिल गई थी, मेरी रैंक इतनी है। होता क्या, प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है, समझो। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कोई एग्जाम्पल लूं आप लोगों से, मैं किस तरह का एग्जाम्पल लूं, कोई रैंक वगैरह। सपोज करो, ठीक है, मैं, आपकी रैंक है 420, आपकी रैंक कितनी है 420, थोड़ा सा ऑकवर्ड नंबर है क्या ये
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी रहेंगे 420। आपने क्या करा, आपको रोपड़ मिली थी 444 पे रोपड़ मिली थी, और इंदौर मिली थी 406 पर। तो आपको ये लगा यार 420 हमारी रैंक है, हमको इंदौर तो मिल नहीं पाएगी, लेकिन आपको चाहिए इंदौर थी। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रोपड़ मिल जाएगी तो रोपड़ को नंबर 1 लिख दिया, या रोपड़ को इंदौर के ऊपर लिख दिया। हो सकता है उस साल इंदौर जो है 426 तक क्लोज हुई हो, तो जो 426वां वाला बच्चा होगा, तो उससे पहले अगर आपके प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर होता तो आपको मिल जाती। तो आप ऐसे गड़बड़ी कर सकते हो कि आप बहुत सारे जे क्लोजिंग रैंक ऊपर नीचे होती है, आप अपनी पसंद लिखो, बात खत्म, सारी चीजें सिंपल सा एकदम क्राइटेरिया है कि आपको अपनी पसंद लिखनी कि मुझे ये आईआईटी पसंद है, बस दैट्स इट, सिंपल था, मैंने इसका बता दिया, ठीक है, डन। अब मैं जो है प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बता रहा हूं। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है, ये जो मैंने उसका तरीका बताया, जो अभी मैं वीडियो की बात कर रहा था, इसका मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जो है मैंने बात बताया कि बच्चों की पसंद अगर तुम्हें चूज ही करना है कौन सा अच्छा है, तो एक तरीका ये कि आप इंडिविजुअली एनआईआरएफ की रैंकिंग देखो। भाई देखो, जो नेशनल लेवल की रैंकिंग है आईआईटी की, उनको देखो कौन सी आईआईटी बेटर है, वहां से पता लगाओ। दूसरा रास्ता ये होता है आईआईटी पता लगाने का कि भाई कौन सी आईआईटी की क्लोजिंग रैंक क्या थी। जो लोग चूज करते हैं तो उन्होंने लास्ट ईयर क्या चूज करा था, जो आपके बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, आपसे पहले के लोगों ने जो करा है उसको फॉलो करो, उस ट्रेंड को फॉलो करो। आपके पहले लोग अगर बीएचयू को पहले लेते थे और पलक्कड़ को बाद में लेते थे, तो इसका मतलब वो लोगों को उनको लगता होगा बीएचयू बेटर है, पलक्कड़ नहीं बेटर है, इसलिए बीएचयू की पहले क्लोजिंग रैंक बंद हो गई, पलक्कड़ की बाद में बंद हुई। तो आप उनका फॉलो करो ट्रेंड, क्लोजिंग रैंक, या फिर आप एनआईआरएफ का देख लो, या आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, ठीक है, डन। और ये सारी चीजों से आप लोगों को करना है और देखना है, और आपकी अपनी पर्सनल चॉइस, होम टाउन जो कुछ भी हो, या फिर आप उनकी वेबसाइट्स में जाओ, कंपेयर करो, फैकल्टीज कंपेयर करो, रिसर्च क्या ऑफर कर रहे हैं वो, उनके कोर्सेज किस तरह तरह के हैं, वो क्या क्या पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें आप ऑफर करो, ठीक है, डन। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना। अब जो है यहाँ पर जो है मैं बात करने वाला हूँ क्या कहते हैं हम लोग, प्रेफरेंस लिस्ट की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा अपना पर्सनल है, इसको हम लोग स्लॉट्स वाइज करेंगे, ठीक है। एक तो हम लोग मतलब जो टॉप आईआईटीज है उनका, तो टॉप आईआईटीज में हम लोग बॉम्बे सभी लोग बढ़ते हैं, ये भी कोई ट्रेंड मैं कैसे बता रहा हूँ, बॉम्बे को ऊपर कानपुर को नीचे, दोनों ही टॉप किए, बल्कि बॉम्बे कानपुर मैंने ऊपर नीचे क्यों रखा, क्योंकि भाई एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से बॉम्बे ऊपर है, कानपुर नीचे है, और इसके साथ साथ जो क्लोजिंग रैंक है वो भी जो है बच्चों की इस तरीके से जो है होती है कि कानपुर बाद में तक मिलती रहती है, बॉम्बे लेकिन पहले बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, मैं कानपुर पहले नंबर पर रखूं, मैं कानपुर शहर का हूं, मुझे चाहिए कि भाई मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर आईआईटी है, तो मुझे यही लगेगा यार फटाक से गए, शाम को घर वापसी, ठीक है, इस तरीके से मैं सोचूंगा, मेरा इस तरीके से ओरिएंटेड माइंड रहेगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना पर्सनल हो सकता है, ठीक है, डन। तो मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझा चुका हूं। बॉम्बे हो गया, कानपुर हो गया, बॉम्बे कानपुर के बाद आप दिल्ली चूज कर सकते हो, ठीक है, मद्रास चूज कर सकते हो, दिल्ली मद्रास एकदम इक्विवेलेंट है, ऊपर नीचे आप जिसको चाहो जो रखना चाहो इसको स्विच भी कर सकते हो, जैसा बेटर लगे आप लोगों को स्विच कर सकते हो, दोनों एकदम इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसके बाद आप गुवाहाटी ले सकते हो, अच्छी है, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, गुवाहाटी अच्छी है, लेकिन मैं गुवाहाटी नहीं भरूंगा, मैं रुड़की पहले भरूंगा। भाई मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मेरे लिए आसाम जाना दूर है, मेरे लिए उत्तराखंड यहाँ पर हमारा रुड़की जाना आसान है, और तो शहर तो दोनों खूबसूरत हैं, गुवाहाटी बड़ा अच्छा शहर है, रुड़की बड़ा अच्छा शहर है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं रुड़की को ऊपर रखूंगा। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। अगर मैं रुड़की हो गया, फिर उसके बाद हो गया खड़गपुर हो गया, बात समझ लो, क्लियर है। तो सबका अपना अपना हो सकता है। मुझसे कोई पूछा तो मैं इसमें मालूम क्या भरता, मैं भरता कानपुर, कानपुर के बाद भरता मैं दिल्ली, दिल्ली के बाद होता रुड़की, रुड़की के बाद होता खड़गपुर, ये मेरा ऑर्डर होता। फिर उसके बाद होता हमारा बॉम्बे, फिर उसके बाद होता मद्रास, फिर होता गुवाहाटी। और मद्रास गुवाहाटी भी नहीं होता, उससे पहले मैं और कोई दूसरी छोटी लोअर में चला जाता, बीएचयू होता, रुड़की से पहले बीएचयू होता मेरे लिए, कि भाई मेरा कानपुर है, मुझे कानपुर से 5 मिनट या तो कानपुर मिल जाए, या दिल्ली हो, या बीएचयू हो, या रुड़की हो, या खड़गपुर हो, तो डिस्टेंस के हिसाब से मैं लेता। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। देखो बीटेक के बच्चों के उनसे बीटेक के बच्चे अलग होते हैं, उनको इतना सेंस नहीं होता है चीजों का, 12th पास आउट बच्चे होते हैं, लेकिन जब बच्चा बीएससी पास कर लेता है तो ऑलरेडी डिग्री तो आपके पास है, आप मास्टर करने जा रहे हो, सेंस है आपके पास, आप बहुत सारी चीजों को सोचते हो। तो बहुत कम बच्चे कुछ बच्चे अब ऐसा भी सोचने लगते हैं, घर के हिसाब से भी सोचने लग सकते हैं, कुछ बच्चे बड़े होते हैं अपने घर में, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सबका अपना अपना है, ठीक है। तो क्लियर। तो ये मैंने जो रैंकिंग टॉप 7 आईआईटीज की बताई है,
ये 250 अंडर 250 रैंक के लिए जो आईआईटीज मिल जाती हैं उनके लिए मैंने बता दिया। ये हमारा स्लॉट 1 था जिसको मैंने ये बताया, दिस इज अवर प्रेफरेंस लिस्ट। डन। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं प्रेफरेंस लिस्ट 2 की। आप क्या कर सकते हो, बदल सकती है। देखो जो मैं ये बता रहा हूं, मैं ये अपना वैसे बता रहा हूं कि जो रैंकिंग और ये सारी चीजें मैं देख के बता रहा हूं, ये मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। आप जो है अपने हिसाब से ये चेंज हो सकता है, ठीक है। डन। बीएचयू, इंदौर, भुवनेश्वर, रोपड़, ठीक है। डन। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना? भुवनेश्वर और ये रोपड़। डन, क्लियर है। ये हमारी स्लॉट 2 का मैंने बता दिया है। 450 के अंदर जिनकी रैंक होती है तो ये जो है आईआईटीज मिल जाती है। 450 के अंदर रैंक वालों को ये आईआईटीज मिल जाती है। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कैटेगरीज वाले भी इसी टाइप में ले सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने जो है करा है। डन। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं ना, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्लॉट, ये तो हमारा क्या था, ये हमारा स्लॉट 2 था। अब इसके बाद मैं स्लॉट 3 की आईआईटीज का बता देता हूँ। स्लॉट 3 में आप किस तरह की आईआईटीज को कैसे भर सकते हो। तो भाई आप भर सकते हो मंडी। देखो मंडी इस साल आई है, तो आप सोचोगे यार मंडी को ऊपर क्यों भर दिया, ठीक है। तो मंडी क्योंकि अच्छी है, काफ़ी बेटर है, बहुत अच्छी आईआईटी है, समझ लो। क्योंकि जो है मतलब मेरा दोस्त भी है वहाँ जानने वाला, पढ़ा हुआ वहाँ से एमएससी के हुए, और अदरवाइज वैसे है अच्छी, ठीक है। आप सब रिसर्च वगैरह करो कि कौन सी आईआईटी अच्छी है, ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो है मेरे हिसाब से जो है मैंने बता दिया है। ये अंडर 100 600 रैंक तक जो है ये आईआईटीज मिल जाती हैं। इसके बाद स्लॉट 4 में आप जो है ऊपर नीचे जैसे जो आपको पसंद हो आप भर सकते हो। आप पलक्कड़ लेना चाहो पलक्कड़ ले लो, तिरुपति लेना चाहो तो तिरुपति आप जो है ले सकते हो। तो अपने हिसाब से आप भर सकते हो, पलक्कड़ चाहिए तिरुपति चाहिए। तो मैंने मैंने जो है स्लॉट में बताया, बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर, हैदराबाद, गांधीनगर, बीएचयू, इंदौर, भुवनेश्वर, रोपड़, मंडी, जोधपुर, आईएसएम, पटना, भिल्लई, पलक्कड़, तिरुपति। ये जो है प्रेफरेंस जो है मतलब मेरे हिसाब से है, मैंने बताया है। हो सकता है कि कुछ क्वेरीज अब भी रह गई हो, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेरीज अब भी रह गई हो, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेरीज अब भी रह गई हैं तो उसको जो है देख लेंगे हम लोग, समझ रहे हैं आप लोग। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आई होप कि यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई हैं। और अगर कुछ जो है जैसे आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन वगैरह मुझसे पूछनी हो तो आप जो है यहाँ पर जो है इन जो है नंबर्स पे वही इन मतलब इस पे मैसेजेस कर सकते हैं। फेसबुक हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो। टेलीग्राम सबसे बेस्ट है, यहाँ पर कर सकते हो। हमारे ग्रुप्स वगैरह भी टेलीग्राम में है जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। और ट्विटर वगैरह पे भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम का पे जो है मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ जो जैम काउंसलिंग के नाम से होगा, जैम 2021 काउंसलिंग। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो बच्चे ऐड होना चाहें तो उस लिंक से ऐड हो सकते हैं। और वो जैम की काउंसलिंग तक यानी कि जुलाई के 16 जुलाई तक हम लोग का वो ग्रुप चलेगा। और उसमें कुछ भी डिस्कशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे को सर्टिफिकेट कैसे क्या बनना है, तो वहां पर डिस्कस कर सकते हो, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों से। तो जो अपेयर हो रहे हैं, मैं भी उस ग्रुप में रहूंगा, तो इस तरीके से मैं ग्रुप बना दे रहा हूँ। उसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी सारी डिटेल। और आई होप कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने हिसाब से तो कवर करने की कोशिश की है। मैक्सिमम जो है मतलब मैंने अपने हिसाब से कवर करने की कोशिश तो की है सारी बातें। अब पता नहीं कितनी बातें आप लोगों को समझ में आई, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। और मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। और क्या ही बताएं, कुछ छूट गया होगा तो फिर आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, तो फिर देखते हैं अगर कुछ कोई बात छूट गई हो तो। वैसे मैंने अपने हिसाब से तो पूरी कोशिश करी है कि मैं जो है इसको पूरा करूं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। लाइक जरूर कर दें वीडियो को, आप लोग लाइक जरूर कर दें, ठीक है। वीडियो को कमेंट कर दें। और इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस नेट गेट के लिए आप प्रिपेयर करोगे और जस्ट के लिए आप अपेयर होने वाले हो, जिन भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए जो है मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा मोमेंट ऑफ फिजिक्स चैनल पे। तो हमारे चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। तो अब हम लोग चलो एंड करते हैं, क्लास को हम लोग एंड करें, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं हम लोग। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।